Hello everyone, welcome you all this channel. We are going to start a new series for CDS and FCAT 2026 that is Mission Science. इस सीरीज में हम PYQ के थ्रू सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट करेंगे। ये मेरी गारंटी है, जिस बच्चे को ये वीडियो आज मिल गई है उसके बहुत नहीं तो 40 प्लस नंबर CDS में और FCAT में साइंस के सारे क्वेश्चंस करेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। जिनको नहीं मिली उनको तो आप सोच लो नेचुरली ही एक तरीके से अनफॉर्चुनेट लॉस हो रहा है। सो अगर आपको ये वीडियो मिल गई है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि ऐसा आपको कंटेंट पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जबकि ठीक है, जैसे मैंने कुछ आपके स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं, ये कुछ क्वेश्चन पेपर के हैं CDS के। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, पहले ये पूरा देख लेंगे एक बार क्वेश्चन पेपर, उसके बाद ये मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स है। जो बच्चे बोल रहे थे मैम आप अपने शॉर्ट नोट्स अपलोड कर दो, तो देखो मैं इस तरीके से बिल्कुल इतने से चैप्टर में इतने से में आपका पूरा एटम एंड मॉलिक्यूल कवर हो जाएगा। तो हम ये करेंगे। उसके बाद मैंने कुछ एडिशनल पॉइंट्स लिखे जहां से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे आइसोटोप आइसोबार में डिफरेंस क्या होगा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक लॉ, ये पूरा देखेंगे हम। एवोगैड्रो लॉ क्या होता है आपका। ठीक है, और ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ ग्लासेस जहां से CDS में भी क्वेश्चन आता है और FCAT में भी क्वेश्चन आता है। सो आज की वीडियो में ये रहेंगे, पार्ट 1 रहेगा हमारी मिशन साइंस सीरीज का। जिसने ये सीरीज कंप्लीट कर ली ना वो रुक ही नहीं सकता। उसका CDS FCAT एग्जाम 2026 का कंप्लीट बिल्कुल सीरीज जिसने किया उसका ऐसे क्वालिफाई होगा बिल्कुल मक्खन की तरह। ठीक है, सो इट्स लाइक अ फॉर एग्जाम्पल इट्स लाइक अ रामबाण। जो बच्चे बोलते हैं ना कि मैम हमें, जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी हैं उनके लिए भी कि रामबाण इलाज है, और जो साइंस बैकग्राउंड से है उनको तो बहुत अच्छे से चेरी ऑन द केक की तरह समझ में आने वाला है। सो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। सबसे पहला 2014 में PYQ आया था कि बेकिंग सोडा के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सो अब आप सोचोगे तो एब्रप्ट क्वेश्चन है। जी नहीं, ये एब्रप्ट क्वेश्चन नहीं है। बेकिंग सोडा आपकी 9th क्लास की साइंस की बुक में मेंशन है। तो इस तरीके से हम टॉपिक वाइज और साथ में चैप्टर वाइज, देखो कोई टीचर कराता है आपको टॉपिक वाइज, कोई कराता है आपको चैप्टर वाइज, और कोई कराता है सिर्फ PYQ से। मैं चैप्टर, टॉपिक और PYQ तीनों को साथ में लेके आगे चलूंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज साउंड वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम ट्रिक के साथ पूरा देखेंगे, कहाँ से कहाँ तक वेवलेंथ इंक्रीज होती है, कहाँ से कहाँ तक आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। ये DNA वाले चैप्टर से, जो बच्चे बायो बैकग्राउंड से नहीं भी है, आई कैन अश्योर यू आपको उससे भी पूरा DNA क्रोमोसोम ट्रिक के साथ मैं लर्न कराऊंगी, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कंप्लीट सीरीज फॉलो करना बस। ठीक है, आपको इतना ही करना है। ये पूरा सेल वाले चैप्टर से, लिपिड, विटामिन, प्रोटीन, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, ये सारा। ये आपका आ गया एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर से। देखो एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, प्रोटॉन ऑफ एन एटम, ये रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल, ये 20 में पूछा, 19 में पूछा, 24 में पूछा। ये कल भी मैंने अपने ट्रिक्स वाली वीडियो में बताया था। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है, 50+ ट्रिक्स बताइए GS की, हाउ टू स्कोर 50+ मार्क्स बाय GS बाय ट्रिक्स। ठीक है, वो थंबनेल दिख जाएगा आपको, वो वीडियो जरूर एक बार मेरे कहने से आप देख लो। आप कहोगे, आपके आंख नाक कान सब खुल जाएंगे कि भाई सच में ऐसी स्ट्रेटेजी होती है। मैंने उसमें कंप्लीट स्ट्रेटेजी डिस्कस की है मेरी खुद की, मैंने कैसे स्कोर किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में खुद से। ठीक है, फर्स्ट टाइम में मतलब। ठीक है, अब देखो ये उसी में कल मैंने डिस्कस किया हुआ कि म्यू1 इसका आंसर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसका आंसर होगा। हम पेपर में बैठ के क्या सोचते हैं, अरे यार कहीं म्यू1 भी तो हो सकता है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल। भाई नहीं, नहीं है वो, तुम्हें नहीं सोचना ऐसा। तुम्हें अपनी नॉलेज को बैक करना है, और जो बच्चे सीरीज फॉलो करेंगे उनकी गारंटी तो मेरी, आपका 100% क्वालिफाई होगा CDS भी FCAT भी। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा, मैंने इसमें जो चैप्टर लिया वो लिया है एटम। तो ये तो मेरा नोट्स है। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, उसके बाद आपको एक कंप्लीट समझ में आ जाएंगे। देखो एटम, अब कोई बच्चा अगर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो उसको भी समझ में आना चाहिए ना। तो बिल्कुल लेमन टर्म्स में मैं आपको समझाने जा रही हूँ। एटम क्या होता है, एक सबसे कोई भी छोटा सा पार्टिकल जिसको आप टच इनफैक्ट देख भी नहीं सकते अपनी नेक्ड आई से, उसको हम बोलते हैं एटम। ठीक है, ये एक डॉट लगा दी मैंने, ये भी कितने लाखों ढेरों एटम से मिलके बनी हुई है। तो कोई नहीं, वो छोटे छोटे पार्टिकल जिनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उनको हम बोलते हैं एटम। एटम को हम, जो उसके अब अंदर कुछ होता है वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहा ना नेक्ड आई से, लेकिन उसके अंदर भी तो चीजें होती है। तो ये हमारा हो गया बाहर की आउटर लेयर। इसके ये होता है हमारा अंदर न्यूक्लियस, सेंटर में जो होता है इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। इसी के अंदर आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ आपके शेल्स बने होते हैं, मतलब सर्कल बने होते हैं जिनमें आपके इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा एटम का स्ट्रक्चर। बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर बताया मैंने आपको लेमन टर्म्स में। ठीक है, जो आप नॉर्मल एक 9th स्टैंडर्ड में बच्चा पढ़ता है। तो इसी के ऊपर हमारे डेल्टन सर ने मेजर 4 पोस्टुलेट्स दिए हमें। अब वो 4 पोस्टुलेट क्या है, देखो जो एटम है आपका वो बहुत ही टाइनी पार्टिकल है और वो इनडिविजिबल है, मतलब अगर ये एक एटम है तो आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, पहली पोस्टुलेट। इसी को कंजर्वेशन ऑफ मास बोला गया। सेकेंड आपका आइडेंटिकल मास होता है और केमिकल प्रॉपर्टी होती है सेम एटम्स के एलिमेंट की सेम। अगर ये आपका एक एलिमेंट है, ये आपका एक एलिमेंट, और ये दोनों कार्बन के, जैसे कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, तो इन दोनों की जो भी केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगी।
जो इसकी होगी वही इसकी होगी क्योंकि सेम है। सिमिलरली डिफरेंट वालों के डिफरेंट होते हैं, उसको डिफरेंट एलिमेंट्स बोला जाता है। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ये फॉलो करते हैं, मतलब ये कंबाइन किए जाते हैं स्मॉल होल नंबर में। इसका बेस्ट एग्जांपल आप H2O ले लो, या हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 2, मतलब 2 का, एक का एक होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का एक का होता है एटॉमिक नंबर 8 और मास हो जाएगा 16, तो काट के आ जाएगा 1:8। सो हर कोई भी अगर आपको वाटर बनाना है तो वो हमेशा आपको 1:8 की रेशो में ही कंबाइन करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप CO2 का एग्जाम्पल ले लो, सो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और उसका एटॉमिक मास हो जाएगा 12। ऑक्सीजन का एक का 16 होता है तो 2 का 32 हो जाएगा, ठीक है। सो 4 3 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32। अगर आपको कभी भी CO2 बनानी है तो वो हमेशा आपको CO2 दैट इज 3:8 की रेशियो में कंबाइन करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ, कि होल नंबर में मैंने 1/3 की रेशियो में तो कंबाइन नहीं किया, 3 की रेशियो 3 और रेशियो 8 में किया है ना, तो ये होल नंबर्स हो गए आपके, ठीक है। अब एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, जो मोस्टली आपका क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में, 0.37 × 10⁻10 मीटर या 0.037 नैनोमीटर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ओके, मास नंबर और एटॉमिक नंबर, अब मैम ये क्या बला है जो मैं अभी आपको बता भी रही थी। जैसे अगर आप कुछ भी लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने हाइड्रोजन लिखा, ठीक है, सो कार्बन का ले लेते हैं अभी समझाने के लिए इजी रहेगा। कार्बन का मतलब जो उसका नंबर है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो इसका एटॉमिक नंबर है 6, ठीक है। इसका डबल कर दोगे तो इसका आ जाएगा मास नंबर दैट इज 12। अब इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये रहेगी मास नंबर एटॉमिक नंबर निकालने की। बहुत ध्यान से सुनना, मैं सीधा आपको जो क्रीम होता है ना बिल्कुल वो दे रही हूँ, ठीक है। कोई भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर इवन है सो उसको आप डबल कर दो डायरेक्ट। जैसे 6 है तो 6 का डबल आपने कर दिया 12, ये उसका हो जाएगा मास नंबर, ठीक है। अगर कोई भी एलिमेंट का आपका एटॉमिक नंबर ओड है, ठीक है, जैसे सोडियम हो गया, सोडियम का सिंबल ये है तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इसको आपको डबल करके ऐड 1 करना है, डबल करोगे 22 + 1 कर दो, ये हो जाएगा इसका मास नंबर 23, ठीक है। सो इससे हमने क्या देखा, मतलब ये आपका जो रूल है 20 तक नॉर्मली फॉलो हो जाता है, 1-2 एक्सेप्शन है, बट वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। आपको मेजर पता होना चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर इवन है तो सिर्फ हमें डबल करना है तो मास नंबर आ जाएगा। अगर उसका एटॉमिक नंबर जो है ओड है तो आप उसको डबल करके +1 करोगे तो आपका मास नंबर आ जाएगा। 1 से लेके 20 तक के आपके एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब वो आप खुद होमवर्क करोगे, हाइड्रोजन से लेके एटलीस्ट 20 तक आप कैल्शियम तक याद करके रखो, ठीक है। किसी को नहीं पता होगा तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ओके, अब आगे चलते हैं। देखो तो अब हम पढ़ते हैं एक एक करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, क्या क्या डिस्कवरी हुई थी, किस किस ने की थी और इसमें क्या क्या बताया गया था। देखो जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो थॉमसन ने डिस्कवर किया था, ठीक है। और हमने ये क्वेश्चन आता है कि किस रेस से डिस्कवर किया था, ये कैथोड रेस से हमने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को हमने, ठीक है। इसका आपका चार्ज होता है -1.6 × 10⁻−19 कूलम और इसका मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। सिमिलरली प्रोटॉन को हमने गोल्डस्टन नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डिस्कवर किया था और इसको हमने किया था एनोड या कैनाल रेस से। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, ये एक एक क्वेश्चन आपका यूपीएससी का कि भाई ये हमने किस रेस से डिस्कवर किया था, इसलिए मैं साथ में आपको PYQ बताते चल रही हूँ। स्टेटमेंट आएगी बिल्कुल डायरेक्ट एज ही, ठीक है। इसका मास वही चार्ज वही 1.6 × 10⁻−19 कूलम, ये प्लस है क्योंकि प्रोटॉन है, माइनस है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। इसका जो मास है वो 1.6 × 10⁻27 kg हो जाएगा। न्यूट्रॉन को चैडविक ने किया था डिस्कवर और अल्फा पार्टिकल से, ठीक है। तो यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चार्ज, इनका मास और कहाँ से डिस्कवर हुए वो पूरा देख लिया किस किस ने किया है। अगर आपको मास नंबर निकालना है अगर आपको मास नंबर निकालना है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड कर दो। अब इसका ना रीज़न है कि हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही क्यों ऐड किया। देखो ये सेंटर में आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये आपका पूरा एटम है। तो जो भी न्यूक्लियस होता है उसके अंदर आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं, तो उसी में सारा जो एटम होता है उसका मास इकट्ठा हुआ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत कम होता है। अब देख लो 9.1 × 10⁻31 kg है ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास हम काउंट नहीं करते हैं। जो न्यूक्लियस होता है ना सेंटर में, उसी में आपका सारा मास होता है और उसमें खाली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसलिए जब हम मास निकालते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देते हैं। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर उतना होता है जितने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे।
ठीक है, जैसे मैं एक आधा एग्जांपल दे देती हूँ आपको। अगर कार्बन है, कार्बन का 6 लिखेंगे तो इसको वैसे लिखेंगे 2,4। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 6, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब आगे चलते हैं हम। अब इसमें आपके मेजर लॉज आते हैं, दैट इज लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर भी बताया, दैट इज डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ये मैं आपको ऑलरेडी सारा समझा चुकी हूँ, बस मैंने लिख दिया था ताकि आपको नोट डाउन ना करना पड़े। ये मैं पीडीएफ एज इट इज शेयर कर दूंगी। ठीक है, और इसका एटॉमिक रेडियस है 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स, इस चैप्टर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दैट इज टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। अब वो कैसे निकालेंगे जी? इसके सीधे सीधे दो फॉर्मूले, गिवन मास अपॉन में मोलर मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, क्वेश्चन में आपको गिवन होता है कि गिवन मास कितना है, मोलर मास उस मॉलिक्यूल का मास, जैसे कार्बन का आप 12 ले लोगे, ऑक्सीजन का आप 16 लोगे। क्वेश्चन में गिवन होगा 4 ग्राम आपका सीधा सीधा गिवन मास है, तो आप काट के कर दोगे 1/4 आ जाएगा। ठीक है, सो 0.25 आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, सिमिलरली नंबर ऑफ पार्टिकल और एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, वो 6.024 वाला। ठीक है, वो आप मुझे बताओ कितना होता है एग्जैक्टली मेंशन करना। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार समराइज कर देती हूँ। हम लोगों ने पढ़ा आपका एक एटम होता है, सेंटर में इसमें न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, जिसमें सारा मास लाई करता है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। हमारा सारा ब्रह्मांड, सारा संसार इसी से मिलके बना हुआ है। ये बहुत छोटा होता है, आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इसके बाहर शेल्स होते हैं जिनमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। मैंने आपको हाइड्रोजन से लेके 20 तक के एटॉमिक नंबर लर्न करने के लिए बोला है, क्योंकि उसी बेस पे आगे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 4 इस तरीके से आपको पता चलेगा। जब हम n² होता है इन शेल्स को, इनको शेल्स बोला जाता है, फिल करने का फॉर्मूला। ठीक है, सो इसलिए जैसे हर शेल में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, n² उसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, आपको बकवास चीजें बिल्कुल नहीं पढ़नी। सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? थॉमसन ने, प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने एंड न्यूटन चैडविक ने किया था। ठीक है, ये हमने इनके मासेस देख लिए। अब इसमें जो सबसे 3 इंपॉर्टेंट चीजें बचती है, दैट इज थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल एंड बोहर मॉडल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँ तो एटम में आपको 1 घंटे की क्लास लेके पूरा बखान कर सकती हूँ, बट मैं वो नहीं करना चाहती, क्योंकि जहां से आपका PYQ आया है और जहां से क्वेश्चन आता है, मैंने एनालाइज किया इतने साल का पेपर, सिर्फ वो चीजें पढ़ के जाओ। पूरा आपने एटम पढ़ लिया, क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या फायदा है भाई? चलो, थॉमसन मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं पोस्टुलेट देके कि थॉमसन को कौन सा मॉडल कहा जाता है, क्योंकि वाटरमेलन जैसा ये मॉडल था। इसमें क्या हुआ था, ये एक पूरा वाटरमेलन ऐसे था। ठीक है, ये इसमें ये पूरा पॉजिटिव स्फीयर था, इसमें पॉजिटिव चार्ज थे, और जैसे वाटरमेलन में आपके कहीं कहीं पे बीज होते हैं, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें एम्बेडेड थे, मतलब जुड़े हुए थे या इसके अंदर इंसर्टेड थे। ठीक है, सो पूरा ये आपका वाटरमेलन था, इसमें इलेक्ट्रॉन थे कहीं कहीं पर। इसलिए थॉमसन ने इसको एटम को इस तरीके से डिस्कवर किया था, उसको ऐसा लगता था, इसलिए उसने इसको नाम दे दिया वाटरमेलन मॉडल। रदरफोर्ड ने बोला कि आपका जो मैक्सिमम स्पेस है वो एम्प्टी है, क्योंकि जब आपके रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, सो उसको पता चला कि आपके जो 3 तरीके से रिजल्ट आए थे, कि कुछ आपके जो चार्ज शीट है उसके आर पार निकल गए, कुछ टकरा के वापस आ गए, कुछ साइडों से बेंड हो गए, इस तरीके से। ठीक है, सो जब उसने देखा कि ज़्यादातर ऊपर नीचे से जा रहे, सेंटर से जो है नहीं जा रहे, तो उसको पता चला कि सेंटर में तो कुछ ना कुछ मास है, बट ऊपर और नीचे पूरा खाली है मैक्सिमम स्पेस। ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपकी जो रेज है वो पास हो रही है अल्फा पार्टिकल्स की। सो उसको तब पता चला कि कुछ पॉजिटिव चार्ज है जिसने ऑक्यूपाई किया हुआ है सेंटर को, और वो बहुत कम स्पेस में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ये पूरी फॉइल है तो इसके बहुत ही सेंटर में थोड़े से स्पेस में प्रेजेंट है। उसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस, जो कि बहुत छोटा सा था। और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है आपकी, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻5 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम। एटम जो आपका न्यूक्लियस है उसका जो वॉल्यूम है वो 10⁻⁻5 गुना है एटम की वॉल्यूम से, मतलब छोटा हो गया। पता होगा ना, माइनस में जितनी पावर वो उतना छोटा होता जाता है। ठीक है, एंड बोहर ने आपको डिस्कवर किया, नील बोहर ने, कि ये जो मैंने अभी आपको शेल्स बताए थे एटम में जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इनको डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोला जाता है। सो उसने बोला ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है शेल्स के अंदर, ये एक स्टेबिलिटी पे अपना घूम रहा है। ठीक है, इनका एक चार्ज है पर्टिकुलर, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन गिर नहीं रहा है एटम के अंदर, नहीं तो फॉल डाउन कर जाएगा। और रूल जो मैं अभी आपको बताई थी 2n², इससे उसने बोला हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एटम चैप्टर जो है कंप्लीट खत्म होता है। बस आइसोबार और आइसोटोप्स देख लेते हैं हम एक बारी। देखो, आइसोटोप आपके होते हैं सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक
मास। और आइसोबार आपके होते हैं सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, आइसोटोप में आपके सेम एटॉमिक नंबर है, डिफरेंट आपका एटॉमिक मास है। ठीक है, इसमें आपका मास नंबर इज सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। अब इसके एग्जाम्पल देख लो आप। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आप ऐसे लिखना, ठीक है, ये आपका नीचे जो है एटॉमिक नंबर है, ऊपर आपका जो है ना मास नंबर है। सो दिस इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो देखो इन सब का जो है एटॉमिक नंबर सेम है। ये लिखने का तरीका होता है, नीचे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर हम एटॉमिक मास लिखते हैं, और सबके जो है मास जो है डिफरेंट है। इसका आपका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा कैल्शियम एंड आर्गन। तो इसका एटॉमिक नंबर 20 है, इसका एटॉमिक नंबर 18 है। तो मैंने वही बोला है, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, लेकिन दोनों का मास नंबर इज 40। ठीक है, तो ये आपके हो गए आइसोटोप वर्सेस आइसोबार। आई होप क्वेश्चन बनेगा। आपको लग रहा होगा ना मैम कम कम बता रही है, मैं जानबूझ के कम बता रही हूँ। सिर्फ उतना पढ़ो जिससे आपका क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बात खत्म। इस पे पीएचडी नहीं करनी आइसोटोप और आइसोबार पे। ये मिशन साइंस की सीरीज का नाम ही है भाई। क्वेश्चन सॉल्व ना हो ना तो मुझे आके आप कह देना। देखो जितना रेलिवेंट है ना, मैं आपको देखो ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट भी बता रही हूँ। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गay-lussac लॉ। ठीक है, इतना ही पढ़ना चाहिए आपको। बॉयल्स लॉ सीधा सीधा बोलता है हमारा जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/v के, मतलब वॉल्यूम के। इसमें टेम्परेचर आपका जो है ना कांस्टेंट रहता है। तो प्रेशर 1 वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू प्रेशर 2 वॉल्यूम 2, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। चार्ल्स लॉ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, प्रेशर कांस्टेंट है V1 T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2। गay-lussac लॉ में P1 बाय P2 इज इक्वल टू T1 बाय T2, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आएगा कि इसमें आपका क्या कांस्टेंट होता है। तो मैं सीधा आपको बोलता ना क्रीम, बिल्कुल क्रीम वो पढ़ा रही हूँ भाई। आपको आज मिल गया तो मिल गया, अमृत है बिल्कुल। ठीक है, एवोगैड्रो लॉ होता है आपका वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स के। इसमें P एंड T प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है। इक्वेशन आपकी PV इज इक्वल टू nRT। R की इसमें वैल्यू है 8.314 जूल पर किलो पर मोल। ठीक है, सो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ से आपके सारे एटम एंड मोलिक्यूल चैप्टर के क्वेश्चंस थ्योरी के और एज वेल एज न्यूमेरिकल सारे सॉल्व हो जाएंगे। एक आधा न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर लेना, फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। इसके बाद मैं आपको एक लास्ट टॉपिक बता देती हूँ आज का। ये कुछ आपके ग्लासेस हैं और एनाल्जेसिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो बोरिक एसिड है उसको हम क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक बोलते हैं। एनेस्थीसिया में क्या क्या होता है आपका, नाइट्रोक्साइड होता है, क्लोरोप्रोपेन होता है, पेंथेनोइक सोडियम कोकेन होता है, ये सब। ठीक है, ओके। फर्स्ट एनेस्थीसिया जो था उसमें डाई इथाइल ईथर था। देन एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन हो गया, यूज्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये सीधे सीधे आपके, आप बोलते हो ना भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो ये वो एक्स्ट्राज है मिसलिनियस वाला। ठीक है, एंटीसेप्टिक्स हो गए आपके, ये मैंने नाम लिखे हुए, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। एंटीपायरेटिक्स हो गए जो पेन रिलीवर होते हैं, जैसे एस्प्रिन हो गया आपका। ठीक है, ये सल्फर ड्रग्स हो गए आपके। एंटासिड होते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये तो इतना भर भर के क्वेश्चन पूछता है ना यूपीएससी आपसे सीडीएस में। ठीक है, और एफकेट में ये ग्लास वाला पोर्शन, मतलब वेरी वेरी, जितना मैं कम बोलूँ ना उतना कम है कि इंपॉर्टेंट, जितना ज़्यादा बोलूँ। ठीक है, बार बार बोल देगा भाई एंटासिड कौन सा खाना चाहिए जब आपको गैस होते हैं या जो हम इनो लेते हैं, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और नहीं कुछ नहीं ना, तो इनकी वैलेंसी बोल देगा, चेंज कर देगा, बताओ करेक्ट कौन सी है। फिर आता है ग्लास। ग्लास क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर आपका सिलिकेट्स का। जैसे कि ऑर्डिनरी ग्लास है, सिलिका के होते हैं ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ एल्कलाइन मेटल्स के। ठीक है, ओके। सोडा ग्लास सबसे पहले, इसमें क्या होता है आपका सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड। क्या आपको ये सारा याद करना है? मैं कहूँगी नहीं, 2 से 3 बार सिर्फ पढ़ लेना। इस वीडियो को ही 2x पे करके रिवाइज कर लेना कि पेपर में अगर एंटासिड पे क्वेश्चन आ रहा है तो एटलीस्ट आप एलिमिनेट कर पाओ। कोई सारा रटता नहीं है बैठ के, कोई याद नहीं करता, मैंने खुद नहीं किया था। लेकिन जब आप एलिमिनेट करो तो उससे आपका आंसर जरूर आ जाना चाहिए। तो मैं वो करती थी, 2 से 3 बार पढ़ लेती थी, उससे आंसर निकाल लेती थी। ठीक है, ये कहाँ यूज होगा? ट्यूबलाइट में यूज होगा, बोटल्स में, जार में। चीपेस्ट ग्लास होता है सोडा ग्लास आपका। ठीक है, फोटोकेमिकल ग्लास, अब इसको डिकोड करो। फोटो मतलब लाइट। ठीक है, सो ये ब्लैक हो जाता है आपका इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, या ब्लैक हो जाता है सन की लाइट में, जब शाइनिंग लाइट। ये हमारा आई लेंसेज में यूज होता है, गोगल्स में यूज होता है। ठीक है, तभी तो हमारी आईज को प्रोटेक्ट करता है ना। फिर क्रूक्स ग्लास है आपका जो आपकी यूवी लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। पायरेक्स ग्लास है आपका लेबोरेटरी, आप ये जो लैब में तोड़ देते थे ना बीकर आपका, टेस्ट ट्यूब्स आपकी, सो ये सारा पायरेक्स ग्लास से, बोरोसिलिकेट से बना होता है। लेड क्रिस्टल ग्लास हो गया, वाइन ग्लासेस होते हैं जो आपके। क्वार्ट ग्लास हो गया जो यूवी लैंप्स में आपका यूज़ किया जाता है। देन फ्लिंट ग्लास हो गया जो आपका टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, प्रिज्म्स में, जो आप अपनी लैब्स में भी यूज़ करते थे, उनमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो मैं फिर कहूँगी आपको लर्न नहीं करना है, लेकिन 2-3 बार पढ़ लेना ताकि आपको पता हो और आप एलिमिनेट करके आंसर निकाल लो।
यहाँ पे आपका पार्ट 1 खत्म होता है मिशन सीडीएस सीरीज साइंस एफकेट एंड सीडीएस वाले का। ये आपको डेफिनेटली बहुत बहुत हेल्प करेगी। इसको अच्छे से देख लेना, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।